वक्त है प्राइमरी मार्केट की तरफ रुख करने का और हमारे खास सेगमेंट का समय है आईपीओ कॉर्नर। और आज प्राइमरी मार्केट में बाहर है। एक ही दिन में 3 कंपनियों के आईपीओ खुले हैं। इनमें राशि पेरिफेरल्स, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल है। ये कंपनियां पब्लिक इश्यू के जरिए कुल 1700 करोड़ रुपए जुटाएंगी। इन तीनों ही कंपनियों का आईपीओ 9 फरवरी को बंद होगा और आज से ये शुरू हो चुका है। और इन सभी आईपीओ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। और हमेशा की तरह आपकी राय काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको लोग सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें काफ़ी मदद मिलती है सब्सक्राइब का निर्णय लेने के लिए आईपीओ में। तो आस्था, अब हम देख रहे हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंकों की तो बहार सी लग चुकी है। एक अलग ही पूरा एक सेगमेंट अब बनने जा रहा है। और आज ही देखिए 2 कंपनियां का आईपीओ आ चुका है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें हम जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपसे एक बार राय लेना चाहेंगे। शुरुआत उसी से करते हैं। पहले दर्शकों को बता दें कि इस आईपीओ का साइज करीब 570 करोड़ है और प्राइस बैंड 393 से 414 का है। और एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्ट होने की तैयारी में। आस्था, पहले तो इस बैंक पर अपना व्यू शेयर कीजिए। कैसी लग रही है आपको ये कंपनी, और आईपीओ के भी जो भी डिटेल्स आए हैं, प्राइस बैंड है, इशू साइज है, उस पर भी अपनी राय दीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये एयूएम के बेसिस पे 4th लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। डिपॉजिट्स के बेसिस पे भी 4th लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इनका 52% से ज्यादा इनका अब जो ग्रॉस एडवांसेस का पार्ट है वो सिक्योर्ड लैंडिंग में गया है और ये लगातार बढ़ा है, क्योंकि कुछ साल पहले वो 46% या 47% ही था। तो सिक्योर्ड लैंडिंग का पार्ट इन्होंने अब कंटिन्यूअसली बढ़ाना चालू किया है। अगर हम बात करें तो इसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि काफी सालों से नहीं कह सकते, अभी कुछ वर्षों पहले ही ये बैंक एस्टेब्लिश हुआ था। तो अभी इसके ऊपर जो राय है वो तो यही है कि सब्सक्राइब करना चाहिए। इसमें सब्सक्राइब की रेटिंग मैं दे रही हूँ। लिमिटेड और अ वेरी स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए लगाना हो तो लगाइए, और लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा लगता है तो उसके हिसाब से भी लगा सकते हैं। इसके पीछे के 1-2 कारण है। देखिए पूजा, सबसे पहले वैल्यूएशन। इस पूरे बैंक का जो मेजर अट्रैक्शन है वो इसका वैल्यूएशन पार्ट है, क्योंकि ये जिस वैल्यूएशन पे ला रहे हैं, ये 1 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे ला रहे हैं। पोस्ट इश्यू इक्विटी मैंने इसमें कंसिडर किया है, तो ये रीजनेबली वैल्यूड है एज कंपेयर टू अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर रीजनेबली वैल्यूड है तो डेफिनेटली कुछ एक चीजें ऐसी भी रहेंगी जिन पे गौर करना चाहिए। तो इनका आरओई बहुत स्ट्रांग है। अगर हम बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक के आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की, और इनका आरओई देखें तो काफी बेहतरीन है। मेरे हिसाब से 15% से ज्यादा है, 16% टू बी वेरी प्रिसाइज ऑफ FY23। वहां पे एक पॉजिटिव पॉइंट आता है। दूसरी तरफ आरओए भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वीक पॉइंट कहाँ पे है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इतने अट्रैक्टिव नहीं है एज कंपेयर टू अदर बैंक्स, एंड दैट माइट बी रीजन कि इन्होंने वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल रखा है। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को अगर मैं मिक्स करके देखती हूँ, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो ये अच्छा लगता है। ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे बैंक है, मेरे हिसाब से लगाना चाहिए, लेकिन मेन पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का रखिए। और लिस्टिंग गेन की अगर बात करें तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन भी होने की उम्मीद है। कुछ जोखिम देख रही हैं आप आस्था जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में? क्योंकि हम बाकी, आपने बताया भी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो है ही फाइनेंशियल्स अगर बाकी कंपनियों से कंपेयर करें इस सेगमेंट में, जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटास है, उज्जीवन है, उससे तो बेटर ही नजर आ रहा है। लेकिन आपने मार्जिन को हाईलाइट किया, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से हमने बाकी कंपनियों के अभी नतीजे देखे, बहुत ज़्यादा कुछ एनकरेजिंग नहीं थे। क्या जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आगे इस तरह की कुछ चुनौतियाँ खड़ी हो सकती हैं फाइनेंशियल्स को लेकर? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये चुनौतियाँ रहेंगी, और मेरे हिसाब से ये सिर्फ इस बैंक के लिए ही कंसिडर नहीं करनी चाहिए। ये पूरा इंडस्ट्री एज़ अ होल है। जैसे कि हमने पहले भी देखा, आरबीआई के नॉर्म्स आए थे सिक्योर्ड लेंडिंग की वजह से वो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर हो जाता है कि अभी सिक्योर्ड लेंडिंग की क्या स्थिति है सभी बैंक्स में। क्योंकि ये जो बैंक एस्टेब्लिश हुआ था तब इनका मेन जो फोटे था वो माइक्रो फाइनेंसिंग में था। वहां से लेके अब तक की इन्होंने जो जर्नी की है उसमें अब ये जाके 50% से ऊपर अपने एडवांसेस में सिक्योर्ड लेंडिंग में आ पाए हैं। और जब हम सिक्योर लैंडिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली रिस्क
जो एलिमेंट है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा लेंडिंग सिक्योर्ड अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट हम सब जानते हैं लैंड प्रॉपर्टी इन्हीं से सबसे सिक्योर्ड रहता है। तो यहाँ चुनौतियां तो रहने वाली है, लेकिन चुनौतियां सभी बैंक्स के लिए होंगी जो कि इस इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। एक ही चुनौती जो मुझे लगती है, जैसा मैंने आप पहले भी बोला, क्रेडिट कॉस्ट हाई है। कासा भी ओके ओके है। अगर मैं कासा के रेशो की बात करूं, क्रेडिट कॉस्ट हाई की बात करूं, इसीलिए मैंने बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की बात नहीं की, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनकी वैल्यूएशन कम है। लेकिन फिर भी बाकी सभी पैरामीटर्स को अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं, और जो चुनौतियां हैं वो तो आने ही वाली हैं। अब ये कैसे अपना निम यहाँ पे बढ़ाएंगे, कासा कैसे बढ़ाएंगे, ऑल्दो मुझे नहीं लगता ये एडिक्वेटली कैपिटलाइज हो गया है, और आने वाले 2-3 सालों तक मुझे नहीं लगता कि अब और ज्यादा कैपिटल रेज करने के लिए आएंगे। तो आरओईज इनके इंटैक्ट ही रहने वाले हैं, बहुत बड़ा कोई फर्क आने वाला नहीं है, तो वो एक अट्रैक्शन रहेगा। सो ऑल इन ऑल चुनौतियां रहेंगी बिल्कुल, क्योंकि इनको निम्स को बढ़ाना है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन क्योंकि मुझे रीजनेबल लगे, मैनेजमेंट मुझे काफी स्ट्रांग लगा, इसीलिए मैंने सब्सक्राइब की रेटिंग दी है और छोटे मोटे लिस्टिंग गेन की ही बात की है। मेन इन पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का रख के सब्सक्राइब करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्जिन्स को लेकर कुछ चुनौतियां रह सकती है, लेकिन वैल्यूएशंस अच्छे लग रहे हैं, छोटे लिस्टिंग गेन होगा, इसका आप ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी लग रही है क्योंकि मैनेजमेंट इनका काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। ये है सलाह आस्था की तरफ से। आस्था, दूसरा आईपीओ आ रहा है राशि पेरिफेरल्स। ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, हम देख रहे थे, और इशू साइज 600 करोड़ का है। इशू पूरी तरह से फ्रेश इशू है, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। ये है आईपीओ की जो डिटेल्स हैं वो हमने आपके सामने रखी। आस्था, राशि पेरिफेरल्स, ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? देखिए, राशि पेरिफेरल्स की बात करें तो बहुत लंबा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरे हिसाब से तकरीबन 30 साल पुरानी कंपनी रहेगी, क्योंकि 1989-1990 शायद हो सकता है, उससे उसी टाइम की ये एस्टेब्लिशमेंट थी कंपनी की। तो बड़ा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखने जाए। अब कंपनी क्या करती है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अंदर भी बेसिकली देखा जाए तो काम है इनका, और उसमें भी 52 ब्रांड्स में ये काम करते हैं, जो कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स हैं, उनके साथ मिलके ये 52 ब्रांड्स में ये काम करते हैं। और इनका सेटअप काफी स्ट्रांग है, क्योंकि इस तरह की कंपनी जो बेसिकली देखा जाए तो ये ट्रेडिंग में हम मानेंगे, तो उसमें सेटअप देखा जाता है कि सेटअप कैसा है। तो सेटअप की बात करें तो सेटअप काफी बड़ा है, क्योंकि एक तो 50 सिटीज में ये फैले हुए हैं, 680 लोकेशंस में हैं, और 8000 के ऊपर के इनके क्लाइंट्स हैं। वेयर हाउसेस की बात करें तो 63 वेयर हाउसेस हैं। तो ये जो सेटअप है ये मुझे काफी बढ़िया लगा। दूसरा, कंपनी का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड काफी समय से है, और उसमें भी जो इनकी टॉप लाइन की सीएजीआर ग्रोथ है वो 20% के अबव है। कितने ही इन्होंने सीजन देख लिए होंगे, साइकिल देख लिए होंगे, लेकिन जो टॉप लाइन की सीएजीआर है वो इंटैक्ट इनकी रही है। तो इस तरह की इंडस्ट्री में जहाँ की ट्रेडिंग में है, वहां पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है पूजा, की वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस हो जाता है, क्योंकि मार्जिन तो बहुत ही कम होते हैं। हमने देखा है, जैसे हम रेडिंगटन जो इनके पेयर है उनको भी कंपेयर करें, एबिटा मार्जिन उसका भी इन्हीं के बराबर है, 2 से 3% के बीच में। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.8 है रेडिंगटन का। FY23 के फिगर्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो मार्जिन इस तरह की इंडस्ट्री में काफी कम होते हैं, वो एक अट्रैक्शन नहीं होते, और आगे जाके स्कोप मार्जिन का बढ़ने के भी काफी कम होते हैं। तो ग्रोथ कहाँ से आती है? ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम से आती है। तो वॉल्यूम जितना ज्यादा ये बिजनेसेस करेंगे, बस वही एक ग्रोथ ड्राइवर होता है, लेकिन उसमें भी मार्जिन के बढ़ने की उम्मीद नहीं होती। तो ये एक इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, इसलिए यहाँ पे भी कंपनी बढ़िया है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रमोटर्स काफी अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह का बिजनेस है उस वजह से यहाँ पे भी मैं दे तो रही हूँ सब्सक्राइब की आप रेटिंग, यहाँ पे भी रहेगी, लेकिन लिस्टिंग गेन यहाँ पे मैं वहीं पे वापस से वही बात करूंगी कि लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, क्योंकि 2-3 ग्रोथ ड्राइवर्स मैं आगे चल के देखना चाहती हूँ कंपनी में कैसे वर्क करेंगे, क्योंकि अब ये सेमीकंडक्टर में भी आ चुके हैं। अभी सेमीकंडक्टर सिर्फ 5 या 10% इनके रेवेन्यू का कॉन्स्टिट्यूट करता है, लेकिन आगे जाते हुए जब ये बढ़ने लगेगा तो वहां से हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ ये जो इंडस्ट्री है आईटी, इसमें लैपटॉप्स, पीसी, इनकी डिमांड कंटिन्यूस रहने वाली है, और ये 10% सीएजीआर से ये जो इंडस्ट्री है ग्रो करेगी, तो वो भी कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। सेमीकंडक्टर में जा रहे हैं वो ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। और इनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है इनका सेटअप, इतने सालों से और इतना बड़ा सेटअप इन्होंने किया हुआ है, तो मुझे लगता है वो इनको एक फायदा देगा। लेकिन वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव नेचर ऑफ द बिजनेस की वजह से
इंडस्ट्री इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, ओके ओके है। इंडस्ट्री इन द सेंस ट्रेडिंग इंडस्ट्री, इसीलिए लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए लगाने की सलाह इस काउंटर पे रहेगी। तो ये कंपनी में भी लिमिटेड लिस्टिंग गेन ही हो सकता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। बाकी आस्था आने वाले समय में इनके फाइनेंशियल्स को काफ़ी क्लोजली वॉच करने की सलाह भी दे रही हैं। अब आस्था, दोनों कंपनियों के आईपीओ को अगर देखें, अब दोनों में तो पैसा कुछ रिटेल निवेशक नहीं लगा सकते, पैसे मेरे पास कम है, तो अगर मुझे दोनों में से किसी एक आईपीओ में ही पैसा लगाना हो तो आप क्या सलाह देंगी? देखिए दोनों ही क्योंकि पूरी अलग ही इंडस्ट्री है, तो मेरे हिसाब से अगर वैसे तो दोनों में ही लगाइए, लेकिन बहुत बड़े गेन्स की लिस्टिंग पे उम्मीद ना करते हुए लगाइए। फिर भी एक को चूज़ करना है तो मुझे लगता है कि राशि पेरिफेरल्स में भी लगाया जा सकता है। तो राशि पेरिफेरल्स को पहले नंबर पे रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि प्राइसिंग उनकी भी ओके है, एवरेज है। तो राशि पेरिफेरल्स को पहले नंबर पे रखिए और जना को वैसे तो मैं दोनों ही के लिए बोल रही हूँ कि लगाइए। सो दोनों की अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है, तो लगाने की सलाह तो बिल्कुल रहेगी, पर अगर सेफ प्ले करना है, तो राशि नंबर 1 पे रहेगा और फिर जना रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही कारोबार आस्था ने आपको विस्तार से समझाए और एक ही सलाह है कि सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद मत रखिए दोनों आईपीओ से। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों कारोबार अच्छे लग रहे हैं और उसमें भी अगर आप एक ही आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं तो प्रेफरेंस राशि पेरिफेरल्स होगी, बाकी तो आप दोनों ही आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, अच्छे लग रहे हैं। आस्था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।